हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। ग्लैंस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस 2023 प्री एग्ज़ाम जो 14 मई को होने वाला है, उसको ध्यान में रखकर घटना चक्र की 2022 की कंप्लीट सीरीज़ शुरू की गई है। यहाँ पर साइंस की सीरीज़ ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, फिजिक्स में एमसीक्यूज़ हो रहे हैं और ये दूसरी सीरीज़ हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 1990 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को भी शामिल किया गया है और हम भारतीय इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले हम इसको समझेंगे और आपको बताते चलें कि साथ में साइंस की भी एमसीक्यू सीरीज चालू कर दी गई है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यहाँ पर लगातार ये पूरी की पूरी सीरीज कराई जाएगी। 14 मई आपका इस बार टारगेट होना चाहिए कि मुझे प्री निकालना है और सबसे अधिक रोल प्ले करेगा उसमें आपका घटना चक्र। तो शुरू करते हैं, आइए अपनी क्लास को। यहाँ आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और ये कुछ इस बार इन्होंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं एक तरीके से बना के, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर करने में, सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वास्को डिगामा नाम का जो पुर्तगाली व्यक्ति था, वो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर इस यानी कालीकट बंदरगाह पे पहुँचता है और 20 मई 1498 को पहुँचा। यहाँ आते ही इसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के उस समय जो शासक थे वो जमोरिन थे, जिन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। और साथ ही साथ इसी तरह से वास्को डिगामा ने भारत और पुर्तगालियों के मध्य एक नए युग की शुरुआत की। वास्को डिगामा ने काली मिर्च का व्यापार किया सबसे अधिक, और जिससे 60 गुना उसने प्रॉफिट भी कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली भी प्रोत्साहित हुए। फिर 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है, जिसने हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, अर्थात नीला जल की नीति, जिसका मतलब था कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी अगर भारत के साथ व्यापार करना चाहती है तो उसे हिंद महासागर में अगर अपने जहाज़ों के साथ माल का यातायात करना है तो कम से कम उसे पुर्तगालियों से एक परमिट लेनी पड़ेगी। वहीं 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क दूसरे जो है कि वायसराय बन के आते हैं, जिन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और इस प्रकार इसे भारत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, अर्थात भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। इसके बाद अगर हम इसके बाद देखते हैं तो नीना डी कुन्हा ये तीसरे वायसराय गवर्नर बन के आते हैं, जो 1529 से 1538 तक रहते हैं। इनका बहुत योगदान नहीं रहा इसमें। इस तरह हम देखेंगे कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, मार्ग की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका के मार्ग की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमेंस लैंड, जिसको आज वर्तमान में हम तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज मानते हैं, तो ये इन्होंने की थी। वहीं पुर्तगालियों के भारत में पहला जो दुर्ग था वो 1503 ईस्वी में कोचीन में बनाया गया और इसका निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया, लेकिन वो इस समय गवर्नर जनरल नहीं थे भारत में। तो देखेंगे हम कि पुर्तगालियों की जो पहली कंपनी थी 1503 में खोली गई थी कोचीन में। साथ ही साथ अज्जी दीव और कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया, जब वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। तो पहली कोठी 1503 में कोचीन में थी अल्बुकर्क ने, लेकिन वो गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल 1505 में अल्मीडा ने पहली बार अज्जी दीव और कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया। अब यहाँ देखेंगे हम यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पश्चात भारतीय सरकार के द्वारा 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिया गया और भारत का हिस्सा बनाया गया और इस तरीके से पुर्तगालियों ने जो है कि पूरी तरीके से भारत को छोड़ा 1961 में। वहीं हम देखेंगे कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। आइए और हम आगे देखते हैं इसको कि पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे
कि 1505 में ही कन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ये कन्नौर कोई और नहीं, ये वही जो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने कन्नौर और अज्जी दीवी इन दोनों में ही जो है कि पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। वहीं आप देख सकते हैं कि 1534 में क्या देखेंगे हम यहाँ पर 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। तो आपसे पूछा जाता है कि चटगांव और सतगांव इन दो गांवों में मिलाकर जो है कि बंगाल में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं 1632 में फिर मुगल बादशाह जो थे शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। बर्दाश्त नहीं किया कि अगर आप हुगली में रहते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करोगे, तो ये शाहजहां को बिल्कुल मंजूर नहीं था और उन्होंने 1632 में पुर्तगालियों से हुगली खाली करा दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो जॉब चारनॉक थे ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर कहाँ डिसाइड किया, सूतानती में जो है कि चुना। यानी कि उन्होंने कहा कि हम कासिम बाजार की जो फैक्ट्री है हम सूतानती में स्थापित करेंगे, हुगली में नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी पुर्तगाली हटे हैं और शाहजहां की नज़र है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। कोच्चि में 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत ये शामिल हुआ। वहीं 1599 में हॉलैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की नाम से स्थापना की। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम बहुत ईजी भाषा में बोलते हैं, उसका इतना लंबा चौड़ा नाम, जिसकी स्थापना 1599 में कर दी गई थी। फिर होता क्या, ये कंपनी अपने व्यापार के लिए जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिलती है 1600 ईस्वी में, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिलती है, तो जिन्होंने 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया था कि आप पूर्व के साथ का मतलब कि जो दक्षिण पूर्व वाले देश यानी भारत और भारत से सटे हुए जितने भी ये थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इन सभी देशों से अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो 15 वर्षों के लिए आप व्यापार कर सकते हो। और इस दौरान जब ये कंपनी बन रही थी तो भारत में अकबर का शासन था, क्योंकि 1556 से 1605 तक अकबर रहते हैं। और लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अर्थात मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खोला। अस्थायी का मतलब ये था कि इन लोगों को अभी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, केवल एक टेम्प्रोरी रूप से खोला गया था। लेकिन 1613 में सूरत में स्थापित किया गया कारखाना अंग्रेजों का पहली बार स्थायी कारखाना माना जाएगा। तो मसूलीपट्टनम 1611 और सूरत में 1613 में खोला गया। वहीं सूरत में डचों के द्वारा भी एक फैक्ट्री खोली गई 1616 में और फ्रांसीसियों के द्वारा जो है कि 1668 में स्थापित की गई। तो आप देख सकते हो कि सूरत में अंग्रेजों ने भी कंपनी खोली, डचों ने भी खोली और फ्रांसीसियों ने भी खोली। ये मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि फ्रांसीसियों की कंपनी किस वर्ष खोली गई, डचों ने किस वर्ष खोली, अंग्रेजों ने किस वर्ष खोली सूरत, क्योंकि सूरत उस समय जो है कि कपास उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ पे कपड़ा इंडस्ट्री बहुत अच्छी रूप से डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी, इसीलिए सूरत जो है कि ज़्यादा फोकस में था। थॉमस बेस्ट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया, जिसको हम स्वाली का युद्ध भी कहते हैं। और 1661 में इसके पश्चात इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इस पे फोकस करना है आपको, इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ और उपहार के रूप में पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई दे दिया। किसको दिया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने उससे भी बड़ी जो है कि दयालुता क्या दिखाई कि 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया कि अब आप बम्बई से जो है कि क्या करिए, व्यापार करिए, चाहे जो करिए, हमें बस 10 पाउंड वार्षिक किराया दे दीजिए। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई को और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास भी किया। फलस्वरूप उसे
औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 के बीच में हुआ, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से जो है कि प्रभावित था। और ये जो कर्नाटक युद्ध था, ये आंग्ल फ्रांसीसी यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्ति के बीच में जो है कि युद्ध हो रहा था, जो भारत में भी होता है। 1740 में जो प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों और मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके, वही युद्ध भारत में कर्नाटक के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी 1746 ईस्वी में इस युद्ध में शामिल हो गए। और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया, जो कि एक तत्कालिक कारण भी माना जाता है भारत में। वहीं हम देखेंगे दूसरा कारण क्या था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने का जो है कि आदेश दे दिया। तो हम इसके आगे देखते हैं दोस्तों। बस अब थोड़ा सा और है, जिसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे और फिर आप प्रश्न करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत सही आएंगे, आप खुद देखेंगे। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का पहला युद्ध भी समाप्त हो गया। और कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो एक्स-ला सापेल की संधि से समाप्त होता है 1748 में, क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया था और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था, जो फ्रांसीसियों ने छीन लिया था। वहीं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, यानी सहायक संधि। यह डुप्ले था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, अर्थात भारतीय राज दरबारों में जो यूरोपीय सेना थी उसको इस्टेब्लिश किया और एक गवर्नर को इस्टेब्लिश किया। इस तरीके से यह व्यवस्था आगे अंग्रेजों ने भी प्रयोग में ली। और लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल इसका नाम रखा। और यह जो फ्रांसीसी कंपनी थी, यह राज्य के द्वारा इसका निर्माण हुआ था और इसका सारा खर्च भी राज्य को ही देना था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो 1616 में हमने देखा डचों ने स्थापित किया, अंग्रेजों ने 1613 में स्थापित किया और फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित किया। आगे देखेंगे हम कि मरकारा गोलकोंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की, जबकि 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फ्रांसीसी कोठी स्थापित कर ली थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। आगे हम देखेंगे इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगालों में डच का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की थी। तो चिंसुरा में किसकी कंपनी थी? डचों की कंपनी थी। और चिंसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी। अब हम देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियाँ, जो यूरोपीय कंपनियाँ थी, वो भारत में कैसे आती हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना अलग अलग समय में हुई थी। जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो पुर्तगीज कंपनी 1498 में इस्टेब्लिश होती है, डच कंपनी 1602 में इस्टेब्लिश होती है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में इस्टेब्लिश होती है। डेनिश कंपनी 1616 में इस्टेब्लिश होती है, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस्ट या जिसको हम फ्रांसीसी कंपनी कहते हैं वो 1664 में इस्टेब्लिश होती है। तो आपसे क्या करता है, ये मैचिंग भी दे देता है कि कौन सी शक्तियाँ सबसे पहले आई हैं क्रम से और उनकी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुई थी, ये सारी चीज़ें
पूछी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ तक तो आपने वो सारी चीज़ें डिटेल से देख ली। अब हम प्रश्न कोश करेंगे, यानी कि प्रश्न करेंगे। और अब आपने अगर पूरी डिटेल से समझा होगा उस पैराग्राफ को, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो अब आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं गलत होंगे और आप ईजिली आप इसे दे पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा काली कट पर किस वर्ष में आया? 1350 AD, 1498 AD, 1530 AD, 1612 AD। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1498 AD में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था पश्चिमी तट के बंदरगाह पे, और इस छत्तीसगढ़ प्री 2004 में यह प्रश्न आया है। अगला हम देख लेते हैं इसके और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं कि कौन जो है कि नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क, या डुप्ले, या रॉबर्ट क्लाइव। तो हमने पहले ही बताया था 1505 में जब फ्रांसिस्को अल्मीडा जो है कि गवर्नर जनरल बन के आता है, तो उसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। तो ये इसका आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एक्सप्लेनेशन देखना है तो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि उस प्रश्न के साथ साथ हम कुछ अदर प्रश्नों को भी समाहित कर सकें। ये देख सकते हैं आप यूपी पीसीएस में कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित किसने किया? डचों ने, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, या पुर्तगालियों ने? तो सबसे पहले मध्यकाल में पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए भारत से। आगे देखते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया? रिपीटेड प्रश्न, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है और एमपी पीसीएस में। 1496, 1498, 1497 और 1600। तो सही जवाब हो जाएगा 1498। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, अल्मीडा, वास्को डिगामा, अल्बुकर्क। ध्यान देना कि वास्को डिगामा तो व्यापारी था, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अल्मीडा जो कि 1504 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है, जो पहला जो है कि उपनिवेश गवर्नर कहलाता है। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चालू की थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? गैस्पर कोरिया, जामोरिन, अल्बुकर्क, डॉन अल्मीडा। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जामोरिन। जामोरिन ने जो है कि इसका स्वागत किया था। अगला देखेंगे आप, कूट आ रहा है। हमने अभी इसको किया भी था। अगर आपने मेरे साथ ढंग से पढ़ा होगा, इसको रीडिंग किया होगा, तो आप बता सकते हैं। वास्को डिगामा की खोज, मतलब वास्को डिगामा किस देश का व्यापारी था? पुर्तगाल का था। कोलंबस किसका था? और कैप्टन कुक की बात करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड के थे, और कोलंबस स्पेन के थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा, डी का हो जाएगा तीसरा। तो ये हो गए आपके समुद्री यात्री, इनकी मैचिंग हो गई है। आगे देखें, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, या जॉर्ज ऑक्सीडन। तो ये हो जाएगा 1509 में जब गवर्नर जनरल बन के आते हैं अल्बुकर्क, और 1510 में यूसुफ आदिल शाही से गोवा को छीनते हैं। तो ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, यहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क है, 1509 से 15 तक रहा। भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना भी की, और 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाही से इसने गोवा को जीत लिया था। यही इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और गोवा की विजय दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर एक मुहर लगाती है कि अब इस भारत में इस क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो चुकी है। साथ ही साथ अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया कि आप अगर यहाँ पे भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करेंगे तो यहीं आप बसेंगे और यहीं आप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली शक्ति मजबूत होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं इसको हम। ये IAS 2003 में प्रश्न आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं IAS 2003 में ये प्रश्न आया हुआ है। पढ़ते हैं प्रश्न। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? इस पे ध्यान देना, सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये पहला स्टेटमेंट गलत है।
अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। जी हाँ, 1611 में लगाया था, हमने पढ़ा था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, बिल्कुल। जब 1748 की एक्सला-सापेल संधि होती है तब जाकर पहला कर्नाटक वॉर रुकता है और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया पहला, क्योंकि 1499 नहीं बल्कि 1510 में गोवा पर कब्जा करते हैं पुर्तगाली। ये हो गया। अगला देखते हैं सेकंड, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले दुर्ग का निर्माण किया। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन आपसे पूछा है अज्जी देवी, कन्नानौर, कोचीन, गोवा। हमने पहले ही बताया था कि 1503 में फ्रांसिस कौन अल्बुकर्क ने कोचीन में जो है कि पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और वो उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे। भारत में पहला दुर्ग या भारत में पहला यूरोपीय दुर्ग भी इसका निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया, जिसमें वो गवर्नर नहीं थे। 1503 में कोचीन का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में पहला समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्थापित किया। पढ़ते हैं, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार किया, दमन द्वीप पर, और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। इन्होंने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों पर भी इन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया और इसी को इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का भी नाम दिया। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी। बांदेल, हुगली, चिनसुरा, श्रीरामपुर। तो सही जवाब हो जाएगा हुगली। और यहाँ से फिर जो है कि जब इन्होंने आतंक मचाया तो शाहजहाँ ने इनसे 1632 में खाली करा दिया कि तुम भाई ऐसा करो, खाली करो, तुम बंगाल में बहुत समुद्री लूटपाट कर रहे हो, खाली करो यहाँ से। तो पुर्तगाली थे यहाँ पे। आइए इसको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1529 से 38 में मद्रास के निकट सेंथो में, रुकिएगा ये प्रश्न शायद छूट रहा है क्या, नहीं सही है, गियासुद्दीन महमूद, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। पौंडीचेरी जो कि पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान से समझिएगा, ये आईएएस मेंस में जो है कि 2006 में पूछा गया था, सॉरी पीसीएस मेंस में। तो ये सारे प्रश्नों का अब लेवल हमारे प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2023 दे रहे हैं तो इस बार इसी तरीके के प्रश्न आपको स्टेटमेंट वाइज देखने को मिलेंगे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 और 3 और 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति तो पुर्तगाल थी, लेकिन ये पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में भी आया था, लेकिन दूसरी यूरोपीय शक्ति नहीं थी, उससे पहले अंग्रेजों ने ही इस पर कब्जा किया था। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। इसके बाद डेस कंपनी और डचों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी खोली। फिर 1673 में फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की और अंग्रेजों ने भी 1793 में इस पर कब्जा किया। 1814 में पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार केवल एक कथन सही है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पौंडीचेरी आया तो सभी के कब्जे में, लेकिन क्रम से नहीं। दूसरे नंबर पे फ्रांसीसी नहीं बल्कि डच कंपनियां थी, डेनिश कंपनियां थी, और अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, जबकि ये कह रहा है कि कभी नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने। तो सही जवाब हो जाएगा आपका पुर्तगालियों ने। और इसी वजह से 1632 में शाहजहां ने क्या किया, पुर्तगाली से हुगली को छीन लिया। अगला, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन कर रहा था। अभी हमने सही जवाब बताया, पुर्तगाली हो जाएंगे इसके सही जवाब। प्रश्न संख्या हम 16 देख लेते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था। चार्ल्स आयर, गेराल्ड ऑन्गियर,
जॉब चार्नक, विलियम नॉरिस। सही जवाब हो जाएगा आपका जॉब चार्नक। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गेराल्ड ऑन्गियर ने किस क्षेत्र की स्थापना की थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बताना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है, कलकत्ता किसने बसाया? तो भाई जॉब चार्नक ने बसाया, ये हम देख चुके हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ? ये यूपीपीसीएस प्री 2021 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, ये पिछली साल ही पूछा गया है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा इसका क्या? मद्रास। मद्रास जो है कि पहला नगर निगम स्थापित किया गया था भारत में सबसे पहले मद्रास में। आप देख सकते हैं घटना चक्र में वो सारे प्रश्न आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है IAS 1994 का, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश। तो पुर्तगालियों की अपनी एक निजी कंपनी थी, फ्रेंच सरकारी कंपनी थी। तो सर्वप्रथम संयुक्त जो पूंजी वाली कंपनी थी वो डच वाली कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? डच की कंपनी थी। पढ़ते हैं इसको। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच थी, जो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए जो है कि डच ऑप्शन सही हो गया। अगर आपको ब्रिटेन और डच दोनों देता है तो आपका सही जवाब ब्रिटेन होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आगे हम इसके दो ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं? आधुनिक कोच्चि, यहाँ देखते हैं आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, या आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये IAS प्री 2005 का एग्जाम है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन क्या लिखते हैं कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और घटना चक्र की पहली सीरीज शुरू की गई है। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।